गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट नंबर है 90। बोथ मीडियम के लिए कॉमन टॉपिक होगा आपका गांधी जी ट्रांसफॉर्म इंडियन नेशनलिज्म। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को किस तरीके से बदल दिया, यानी उसकी गति को और उसके प्रभाव को, उसकी दशा और दिशा को पूरी तरह से बदल के रख दिया। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी टर्न द नेशनल मूवमेंट इनटू मास मूवमेंट। महात्मा गांधी जी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया। उसके कुछ रीजंस हैं, हम आपको बता रहे हैं। इसमें जैसे कि महात्मा गांधी जी के बारे में सब जानते हैं, वो एक करिश्माई नेता थे। महात्मा गांधी जी पहले इतने लोकप्रिय नहीं थे जितने, जैसे उन्होंने पहले लॉ किया इंग्लैंड से लॉ करने के बाद वो हमारे इंडिया वापस आए और राजकोट जो रियासत है वहां पर वो लॉ के लिए उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, लेकिन वो उनको मतलब इतना प्रभाव आसपास के इलाके में नहीं था। फिर एक व्यवसायी का उनके पास में कांटेक्ट होता है। एक व्यवसायी उन्हें अपने काम के सिलसिले में साउथ अफ्रीका लेके जाते हैं 1893 में। वे वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि लोगों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, खासतौर पे इंडिया के जो लोग वहां पे काम के तलाश में गए हैं उन लोगों के साथ में अंग्रेज लोग बहुत भेदभाव करते हैं। तो उनकी सहानुभूति डेफिनेटली उन लोगों के साथ हुई जिन लोगों के साथ में बुरा हो रहा था, या तो साउथ अफ्रीका के मूल निवासियों के साथ या फिर हमारे देश के गए हुए जो प्रवासी लोग थे उनके साथ। और उनका मतलब एक तरह से वो सहानुभूति उनके साथ जुड़ती चली गई और उन लोगों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। महात्मा गांधी जी को वे महात्मा बुलाने लगे। उन्होंने एक अंग्रेजों का जिस तरह का व्यवहार वहां पे चल रहा था उसके खिलाफ एक सत्याग्रह का आयोजन किया। सबसे पहले सत्याग्रह का आयोजन सत्य के लिए आग्रह, इसका मीनिंग होता है सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य बात को प्रूव करके दिखाना और शांतिपूर्ण तरीके से प्रूव करना, ताकि जो सरकार जो काम कर रही है या जो अधिकारी काम कर रहा है उसकी काम करने का नजरिया बदले, उसकी सोच बदले और वो देखे कि वास्तव में है क्या, जनता क्या चाहती है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले। तो ऐसा वास्तव में ही हुआ। वहां पर आम मजदूरों के लिए, आम कामगारों के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की और उनकी बात को माना गया और उन्होंने अंग्रेजी सरकार को झुकने पर मंजूर कर दिया। इसके बाद में महात्मा गांधी जी एक नेता बन गए और वहां से इंडिया 1915 के अंदर लौटे। 1915 के अंदर जैसे ही वो इंडिया आते हैं तो उन्हें हमारे यहाँ के लोग भी खूब पसंद करते हैं और उन्हें अपने आंदोलन का नेता बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले यहाँ के हालात इस तरह के थे कि कुछ क्रांतिकारी वर्ग होता था, कुछ उदारवादी होता था और कुछ गर्म दल के नेता होते थे। सब अपनी अपनी नीतियों के अकॉर्डिंग कांग्रेस के अंदर अपना काम कर रहे थे। लेकिन देखा गया क्रांतिकारी कुछ समय तक अपना मतलब कुछ गतिविधियों में सफल हो जाते थे, फिर असफल हो जाते थे। उदारवादियों का रवैया अंग्रेजों की नीतियों को ही एक तरीके से उनको निभाते रहना था, जबकि गर्म दल के नेता ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इनका अंग्रेजों को सपोर्ट रोक दिया जाए और हम अपने तरीके से अपना शासन, अपना स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल के बारे में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय है, इस तरह के नेता गर्म दल के नेता थे। उदारवादी नेताओं में जैसे दादा भाई नौरोजी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, बदरुद्दीन तैयब जी है, महात्मा गांधी जी हैं, इस तरह के नरम दल के नेता थे। और क्रांतिकारी नेताओं के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद है और राजगुरु है, सुखदेव है, बटुकेश्वर दत्त है, रास बिहारी है, बहुत खुदीराम बोस है। इस तरह के नेता बहुत थे जो कि हमारे क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसके अंदर देखा गया कि अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी को जो सफलता हमारे समाज के अंदर मिल रही है वो अन्य नेताओं को नहीं मिल रही थी। महात्मा गांधी जी के काम करने का नजरिया अलग था। पहले क्या होता था, जब भी कोई प्रस्ताव लेके आते थे कांग्रेस के अंदर, प्रस्ताव पास होता था, प्रस्ताव पास होने के बाद गवर्नमेंट के पास भेज देते थे उस ज्ञापन को, उस प्रस्ताव को, लेकिन उस प्रस्ताव की कोई मतलब महत्व नहीं होता था, वो सिर्फ एक कागज का पेज होता था।
लेकिन जैसे जैसे महात्मा गांधी ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी स्टार्ट की, तो उन्होंने कोई भी आंदोलन स्टार्ट किया हो तो आम जनता के अंदर लोकप्रिय हुआ। पूरे भारत की जनता ने उसको सपोर्ट किया और उनकी बात का असर अंग्रेजी सरकार पर भी देखने को मिला। अब उनकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इस तरीके से देखा गया कि जब भी कोई आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया, चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, या फिर खिलाफत में सहयोग करना हो, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी के अंदर बढ़ चढ़ करके आम जनता ने भाग लिया और शांतिपूर्ण तरीके से उनके सभी तरह के जो वचन थे उनको निभाया और देश को आजादी दिलाने के प्रयास में बढ़ चढ़कर आगे आए। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आपका है प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जी ने आम जनता को एक सिद्धांत दिया कि सत्य का पालन कीजिएगा, आप किसी असत्य का सहारा ना लें। अपने जीवन के अंदर अभी अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, उनका कहना था, तो सत्य हमें कभी भी झुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। इतना जरूर है कि कुछ समस्याएं आ सकती हैं जीवन के अंदर, लेकिन सत्य को झुकरा नहीं सकता, उसका दमन नहीं हो सकता। दमन होगा तो उसका मतलब कभी ना कभी सत्य फिर निकलेगा। नॉन वायलेंस, उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार का किसी भी तरीके से हिंसात्मक संसाधनों से विरोध नहीं करना है, हमें उनको मतलब मिलजुल कर उनके डिसीजंस मानने हैं। जो भी वो कहते हैं, तो उनकी जो चीज हमें पसंद नहीं आती, उनकी चीजों को हम शांतिपूर्ण तरीके से ना माने। और ऐसा नहीं कि हम उनके खिलाफ में जैसे दंगे करें या लड़ाई दंगे करें, आग से नहीं करें, इस तरह की गतिविधि ना हो, मारपीट ना करें किसी के साथ। तो उनका सत्य का और नॉन वायलेंस जो उनके हथियार थे, उनकी सादगी के व्यवहार को प्रूव करते हैं और उनकी सफलता के मूल मंत्र हैं। इसके बाद सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का आयोजन और पालन साउथ अफ्रीका के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ किया। वहां उनको बहुत ज्यादा इसमें सफलता मिली, वहां की आम जनता में वो नेता के रूप में फेमस हो गए। फिर वहां से आने के बाद वो इंडिया आए और यहाँ भी उन्होंने सत्याग्रह का आयोजन किया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, ये 3 सत्याग्रह उस समय पर देखने को मिले और तीनों ही सत्याग्रह के अंदर बहुत ही अच्छी सफलता महात्मा गांधी जी को मिली और इसमें आम जन नेता के रूप में वो लोकप्रिय हो गए और सरकार ने भी उनकी विभिन्न डिमांड्स को, विभिन्न मांगों पर ध्यान देना शुरू किया और काफी हद तक सफल भी हुए। जैसे कि चंपारण के सत्याग्रह के अंदर उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों की जो समस्या थी उनको सरकार के सामने रखा और लगान से संबंधित समस्या को भी उनके सामने रखा। इसके बाद अहमदाबाद के अंदर जो कामगार मजदूरों का जो हड़ताल थी उसको सपोर्ट किया और उनकी जो वेतन विसंगति थी या फिर उनको काम की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, उनको वो सब उपलब्ध करवाया। और इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह इसलिए रखा गया था कि खेड़ा के किसानों की फसल चौपट हो गई थी और फिर भी अंग्रेजी सरकार उनसे लगान वसूल करना चाहती थी, उसके लगान को माफ करवाया। तो ये महात्मा गांधी जी की 3 सत्याग्रह बहुत ही सफल रहे। और इसके बाद में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम भाइयों का सपोर्ट किया, मुस्लिम भाइयों के सहयोग का असहयोग आंदोलन में प्राप्त किया और असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की। इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 के अंदर स्टार्ट हुआ, 1922 तक चला और गोरखपुर के अंदर एक हिंसात्मक गतिविधि होने की वजह से, जो कि गोरखपुर के अंदर एक पुलिस चौकी को, चोरी चौरा नामक गांव के अंदर एक पुलिस चौकी में आग लगने की वजह से 22 पुलिस वाले जिंदा जल रहे थे, जो कि एक हिंसात्मक गतिविधि थी। इसी को नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी मानते हुए महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया। हालांकि ये आंदोलन बहुत हद तक सफल होता जा रहा था और अगर कुछ समय और चल जाता तो डेफिनेटली ये सक्सेस होता। नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ सरप्लस एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू किया। वहां पर साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर, अरब सागर के दांडी नामक तटवर्ती स्थान पर पहुंचकर उन्होंने खुद अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया और विभिन्न स्थानों के लोगों से बोला कि आप भी अपने क्षेत्र के अंदर नमक कानून तोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल करें। इसकी नजर में विभिन्न विदेशी मीडिया की नजर इस बात पर टिकी हुई थी। जब से जैसे टाइम नाम की पत्रिका ने पहले तो उनका मजाक बनाया और बाद में फिर उनकी सफलता के मतलब नमूने पेश किए, यानी उनको मतलब एक जन नेता का की उपाधि उन्होंने प्रदान की। और इसके अंदर अपोजिशन ऑफ इनजस्टिस,
इसके अंदर हम एक बात और भी जोड़ सकते हैं कि जैसे साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर है, रोजाना 10 किलोमीटर चलते थे। 10 किलोमीटर चलने के बाद आसपास के लोगों को इकट्ठा करते थे, उनको मोटिवेट करते थे सरकार से किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे डिसोबीडियंस करना है, सविनय पूर्वक अवज्ञा करना, सरकार की आज्ञा का पालन नहीं करना, तो वो उनको समझाते थे। जब वो कंप्लीट अपने यानी 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी नामक स्थान पर पहुंचे, तो वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है और जोर गति पकड़ लेता है और भारी संख्या में लोगों को जेल में बंद कर देते हैं। और इतनी ज्यादा संख्या में अधिकारी लोगों ने इसमें सपोर्ट किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, चाहे असहयोग आंदोलन रहा हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा हो या भारत छोड़ो रहा हो, विदेशी वस्तुओं की गोलियां चलाई गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और देसी वस्तुओं का उपयोग उस समय एकदम से बढ़ गया। हमारे देश के अंदर चरखे पर बनने वाला जो सूत था, उससे कपड़े तैयार होते थे, खादी के वस्त्र। इसमें ब्रेकिंग ऑफ स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महात्मा गांधी जी बहुत तेजी से मतलब कामयाब होते चले गए और इस आंदोलन को उन्होंने जन आंदोलन बना दिया। जिस तरीके से असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन में बनाने में वो कामयाब हुए, ऐसे ही इसको भी जन आंदोलन बना दिया और अंग्रेजी सरकार के नाक में दम कर दिया। और इस तरीके से भारतीय राष्ट्रवाद को और ज्यादा मजबूती मिली, असहयोग आंदोलन की वजह से भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से भी। नेक्स्ट है अपोजिशन ऑफ इनजस्टिस। उन्होंने कभी भी अन्याय का मतलब उसको समर्थन नहीं प्रदान किया। जहां कहीं भी अन्याय होता था, जैसे कि छुआछूत अगर समाज के अंदर कहीं देखने को मिलती थी, उच्च जाति के लोगों के द्वारा निम्न जाति के लोगों का अपमान करने की बात कहीं होती थी, तो उनको सपोर्ट करते थे। हरिजन नाम उन्होंने निचली कास्ट के लोगों को प्रदान किया ताकि समाज के अंदर उनका सम्मान उठे। उनको अपलिफ्ट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने ऐसा किया। और महात्मा गांधी जी गवर्नमेंट पे भी इस तरह का प्रेशर डालते थे कि कुछ इस तरह के कानून यहाँ पे बनाए जाएं जो कि हरिजन या निचली कास्ट के लोगों को सपोर्ट प्रदान करें। इसके अंदर अपोजिशन ऑफ इनजस्टिस के अंदर ये भी देख सकते हैं कि अंग्रेज सरकार भी कुछ गलत करती है, जैसे कि रोलेट एक्ट यहाँ पे लेके आई, तो रोलेट एक्ट का उन्होंने रोलेट सत्याग्रह का आयोजन किया महात्मा गांधी ने और सब लोगों से मतलब निवेदन किया कि आप अंग्रेजी सरकार का विरोध करें। और उनके कहने मात्र से सारे भारत के अंदर जन विद्रोह, एक तरह से जन विरोध शुरू हो गया। विद्रोह नहीं, जन विरोध शुरू हो गया। इसके बाद एनकरेजमेंट टू स्वदेशी। महात्मा गांधी जी कभी भी इस चीज को प्रचारित नहीं करना चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। वो नहीं चाहते थे विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, ना तो वो खुद इस्तेमाल करते थे, वो खुद चरखा चलाना जानते थे, चलाते थे रोजाना। और लोगों को भी मोटिवेट करते थे कि अपने कपड़े खुद तैयार करें, अपने परिवार के कपड़े खुद तैयार करें, ताकि आपके घर का जो पैसा है आपके पास ही रहेगा और दूसरे मतलब आप किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आपका स्वावलंबन बना रहेगा, आप आत्मनिर्भर होंगे। जैसे कि हमारा प्राचीन भारत के अंदर हमारा देश एक बहुत मजबूत हालत में रहा है, तो इसी तरह के भारत को देखना चाहते थे, अखंड भारत को पसंद करते थे। उनकी छवि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में थी। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का विभाजन हो जाए, हिंदू मुस्लिमों में तकरार हो जाए, वो उसका हमेशा विरोध करते थे। ऐसे ही इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर स्टार्ट हुआ और उसमें उस आंदोलन को इन्होंने बहुत ही जोर शोर से स्टार्ट किया। इस आंदोलन के अंदर हजारों लाखों की संख्या में लोगों को जेलों में बंद कर दिया। जेलों में भी जगह नहीं बची, तो बहुत बुरे हालात पैदा हो गए। अंग्रेजी सरकार के नाक में दम आ गया और उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन देने, महात्मा गांधी जी को प्रलोभन देने शुरू किए। जैसा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया था, उनको लालच दिया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा कि आप हमारे से समझौता कर लो और हम आपकी सभी 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, उनके अंदर किसी भी तरह का समर्थन वाली कोई बात सामने नहीं आई और ऐसा ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में रहा। इसमें भी जैसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से उनको बहकाने की कोशिश की गई और महात्मा गांधी जी ने पूरी तरीके से अपनी तन्मयता से यही चाहा कि अंग्रेज यहाँ से जल्द निकल जाएं और हम अपना काम खुद कर सकते हैं, अपना संविधान खुद बना सकते हैं, अपने देश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था को भी हम कायम कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें महात्मा गांधी जी के योगदान को हम खूब अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जन विरोध को एक लोकप्रिय आंदोलन बनाया। धन्यवाद।